Hello dear students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh Renwal. Today I will discuss about sets for class 11th students. What is the definition of sets? A well-defined collection of elements or objects is called set. A well-defined combination of objects or elements is called set. well-defined का मीनिंग ये होता है सुपरिभाषित, मीन्स आपको इस वर्ड को सबसे पहले समझना होगा। अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स का सेट बनेगा और कौन से का नहीं बनेगा, तो आपको इस वर्ड को समझना होगा वेल डिफाइंड, अच्छे से परिभाषित। कौन से जो सेट है, कौन से जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है और कौन से कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स, मैंने एक इधर एग्जांपल दिया फेवरेट बुक्स। मैं एग्जांपल देता हूं कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। बेस्ट स्कूल्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कूल्स। कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कूल्स। अनदर एग्जांपल देता हूं फेवरेट फूड्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है। हमें ये जज करना है सेट कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो मैंने यहाँ पर नोट किया ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स, ये फिक्स है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अनदर एलिमेंट आने की, ये फिक्स है। ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू, यह एक सेट होगा। दिस इज ए सेट। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है। ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू, ये इसमें एलिमेंट्स आएंगे। ये वेल डिफाइंड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। फेवरेट बुक्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ये सबकी पर्सनल चॉइस है, ये सबकी पर्सनल चॉइस है। ये कहीं से ऑथोराइज्ड नहीं है, कहीं से अप्रूव्ड नहीं है कि फेवरेट बुक्स ये फेवरेट बुक्स है। ये सबकी पर्सनल चॉइस है। तो ये जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसकी श्योरिटी नहीं है। ये सब व्यक्तियों की, सब पर्सन्स की अलग अलग चॉइस है। तो ये पर्सनल चॉइस है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर से देखना है वेल डिफाइंड क्या है। कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, ये वेल डिफाइंड है। एक ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी होता है, दिसंबर तक हम काउंट करते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ये वेल डिफाइंड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है ये, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट है। दिस इज ए सेट एंड दिस इज ए सेट। और ये आपके पास में सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कूल्स का कोई क्राइटेरिया है? बेस्ट स्कूल्स के लिए इसमें कोई स्कूल हर साल अलग अलग प्रोग्रेस स्कूल की होती है, तो बेस्ट स्कूल्स का पर्सनल चॉइस है। किसी को कोई स्कूल बेस्ट लगता है, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, कोई एजुकेशन देखता है, कोई टीचर्स देखता है ना। तो ये सबकी पर्सनल चॉइस है। ये कोई अप्रूव्ड नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है। और ऑथराइज्ड होते हैं तो ये हर 1 साल से या 2 साल से चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फाइनल फिक्स ही है। ये फेवरेट फूड्स फॉर चिल्ड्रन, हर एक बच्चे की अलग अलग चॉइस है। उसको किसी को क्या फूड अच्छा लगता है, किसी को क्या फूड अच्छा लगता है। तो ये भी एक कलेक्शन तो है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें और बोल सकता हूँ मैं डेंजरस एनिमल्स, किसी को कौन सा जानवर खतरनाक लगता है, किसी को कौन सा खतरनाक लगता है। ये पर्सनल चॉइस है। तो जहाँ पर्सनल चॉइस का कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। सेट कौन सा होगा? जो वेल डिफाइंड है। ओके, ये होगी सेट की डेफिनेशन। अब आपको ये देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को हम इस कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू। अनदर एग्जाम्पल कैपिटल बी इक्वल 1 2 3, ये भी एक सेट है। कैपिटल सी इक्वल 0 4,
कैपिटल डी इक्वल 1/2 3/4, ये सब आपके पास में सेट्स है। तो सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो हम ऑलवेज इस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए बी सी डी आपके पास में जो ये है कैपिटल लेटर से भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या क्या कर लिया है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ सिंबल्स है जो मैथमेटिक्स में हमारे यूज़ होंगे और इसी चैप्टर से यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 11 से आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आपके पास में कुछ सिंबल्स का नॉलेज आपको लेना है। मीनिंग ऑफ दिस सिंबल बिलोंग्स टू, मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, फिर से देखना आप, यही बना दिया मैंने और फिर इसको वापस कैंसिल कर दिया। नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल्स हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, पहले सिंबल्स को समझना है। ओके, प्रॉपर सबसेट, इट मीन्स प्रॉपर सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट, नॉट सबसेट, इट मीन्स नॉट सबसेट। ओके, इट मीन्स फॉर एवरी, इट मीन्स फॉर एवरी। इनका एग्जाम्पल देकर के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिलोंग्स टू को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कैपिटल ए इक्वल AEIOU, ये मेरे पास में एक सेट है। ओके, E बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एलिमेंट स्मॉल e बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। ओके, एलिमेंट स्मॉल i बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। ओके, एलिमेंट स्मॉल n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल n एलिमेंट इसके अंदर है क्या? नहीं है ना। सो एलिमेंट स्मॉल n नॉट बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। ओके, स्मॉल ई इसमें है तो बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये इट मीन्स बिलोंग्स टू, इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू, दोनों सिंबल समझ में आ गए होंगे। अब इस सिंबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर सबसेट मीन्स सबसेट, सेट का एक छोटा सेट, मीन्स जो इसमें अवेलेबल हो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कैपिटल डी इक्वल AE, ये इसके जो एलिमेंट्स है कैपिटल डी के वो इसमें अवेलेबल है, सभी के सभी अवेलेबल है। ए और ई ये दोनों इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं बोल सकता हूँ सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये ए का सबसेट है ना, ए तो लार्जर हो गया ना, इसके लिए यूनिवर्सल हो गया, जो ए सेट है वो यूनिवर्सल हो गया। तो डी सबसेट ऑफ ए, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया डी सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका रोंग हो जाएगा, क्योंकि डी सबसेट ऑफ ए, डी है वो ए का सबसेट है। ओके, ये होता है मीनिंग सबसेट का। ओके, और नोट सबसेट क्या होता है? नोट सबसेट में हम ये बोल सकता हूँ यहाँ डी है वो ए का सबसेट है, डी क्या है? ए का सबसेट है ना। अब इधर इट मीन्स तो डी की तरफ कर दिया इसको, तो ये रॉन्ग हो गया ना। डी नॉट सबसेट ऑफ ए, डी है वो यहाँ पर डी ए का सबसेट है, तो हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया था, ये डी है इस ए में अवेलेबल है ना। और हमने यहाँ जस्ट अपोजिट कर दिया तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब देखिए अनदर एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ पे एक मैंने सेट लिया है Q इक्वल I। देखिए Q सबसेट किसका है? ए का है ना, ये I इसमें अवेलेबल है। ओके, अब मैंने एक ले लिया P इक्वल स्मॉल m, ओके, स्मॉल n। स्मॉल m और स्मॉल n इसमें अवेलेबल नहीं है ना, तो P नॉट सबसेट ऑफ ए, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और देखिए सबके सब दोनों एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए। कैपिटल M इक्वल AM, देखिए A इसमें अवेलेबल है, ओके, और M अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं फाइनली यही बोलूँगा M नॉट सबसेट ऑफ A। M है वो A का सबसेट नहीं है। A अवेलेबल है बट हर एक एलिमेंट है इसमें वो अवेलेबल होंगे तो ही सबसेट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमारे पास में सबसेट हो गया। अब हम सेट को कैसे कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स हम किस किस टाइप में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए टाइप्स में आपको बता सकता हूँ कि रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ सेट में तो नल सेट, एम्प्टी से नल सेट और एम्प्टी सेट आपके पास में आता है ना। और आपके पास में खूब सारे सेट्स हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में। मैं अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ सेट बता रहा हूँ, है ना। हम सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप है हमारे पास में, एक तो हम रोस्टर सिस्टम, ओके, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। देयर आर टू टाइप्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर सिस्टम एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म बोल दो या रोस्टर सिस्टम बोल दो। रोस्टर मीन्स क्या होगा, हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जाम्पल रोस्टर की मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 1 2 3, ये मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट लिख दिया 1 2 3, ये रोस्टर सिस्टम है। मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल है ए ई, इनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, और मेरे पास में कोई और एग्जाम्पल है 1/2 3/4 7/6, इनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास में डायरेक्ट आप टेबुलेट कर देते हो, टेबल की तरह आप इनको लिख देते हो कर्ली ब्रैकेट में, तो ये होगा रोस्टर सिस्टम। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लैंग्वेज का यूज करके आप सेट बनाते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए इक्वल एक्स, ओके, आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। फिर आपको यहाँ इस साइन लगा करके ये बताना है, इस चिन्ह को लगा के, इस सिंबल को लगा के आपको ये बताना है कि हम एक्स को कैसे रिप्रेजेंट, एक्स यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स इसको अगर मैं टेबुलेट करना चाहूँ, ये है मेरे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं इसको रोस्टर में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कैसे, 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स मेरे पास में आएंगे। अनदर एग्जांपल बताऊँ आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म के, तो देखिए x इक्वल टू n एंड 1 लेस देन इक्वल 1 लेस देन n लेस देन 5 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास में एक लैंग्वेज यहाँ मैंने नोट कर दी। ये मेरा रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म का अनदर एग्जांपल है, कैपिटल ए इक्वल एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू एन है, और एन क्या है, 1 से 5 के बीच का नेचुरल नंबर है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना, एक्स इक्वल टू एन, एक्स क्या है 2n, एंड एन क्या है 1 लेस देन एन लेस देन 5, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन एक नेचुरल नंबर है। ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को। मैं इसको रोस्टर में चेंज करना चाहूँ तो रोस्टर में मैं इजी वे में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, एन मुझे क्या लेना है, 1 यहाँ लेस देन इक्वल होता ना तो मुझे 1 भी लेना था, बट लेस देन इक्वल नहीं है तो मैं 1 नहीं लूँगा। 1 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, यहाँ एन मेरे को क्या क्या लेना है, एक तो मैं 2 ले सकता हूँ, एक 3 एक 4, 5 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल नहीं है। और मैंने 2 3 4 ही क्यों लिए, 1/2 भी होता है ना, 1 से बड़ा तो 3/2 भी तो होता है। मैं यहाँ 3/2 तो नहीं लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 4 लिया, 4.5 तो नहीं लिया। यहाँ नेचुरल नंबर, एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, आपको ये लैंग्वेज मैथमेटिक्स की पढ़ना आना चाहिए, इस चैप्टर में आप सीख जाएंगे। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। यहाँ स्मॉल एन किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया ना बेबी, बिलोंग्स टू मीन्स अवेलेबल है। एन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और वो भी नेचुरल नंबर 1 से 5 के बीच का होना चाहिए। तो 2 ले लो 1 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 नहीं ले सकते, वो 5 से बड़ा हो जाता है। ओके, और 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल नहीं है। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करूँगा, तो एन या 2 लूँगा तो 2 × 2 4, फिर 3 लूँगा तो 2 × 3 6, फिर 4 यूज़ करूँगा तो 2 × 4 8। ये मेरे पास में इसका से रोस्टर फॉर्म बन गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और ये होता है रोस्टर सिस्टम। तो आपको देखो एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ आपको रोस्टर और सेट बिल्डर का
मेरे पास में एक तो मैं लिख देता हूँ एक्स, ओके, एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, सबसे पहले कैपिटल ए इक्वल एक्स, और फिर यहाँ मैं लैंग्वेज में नोट कर रहा हूँ एक्स क्या है, एक्स इज मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर, ईयर के मंथ्स में से है एक्स। तो फिर हम रोस्टर में, ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, अब मैं इसको रोस्टर में चेंज कर रहा हूँ, रोस्टर में चेंज करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा जनवरी आ जाएगा, फेब आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल दिसंबर तक आ जाएंगे, ये रोस्टर फॉर्म है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में क्या बेनिफिट्स है, फिर है खूब सारे बेनिफिट्स है। क्या, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने एक्स इक्वल टू एन, ओके, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मेरे पास में एक एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का, ओके। अब मैं इसको रोस्टर में चेंज करता हूँ, तो देखिए मेरे पास में कितना बड़ा मुझे बनाना पड़ेगा, कैपिटल ए इक्वल, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए रोस्टर में 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर 1 यूज करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 × 1 2, फिर नेचुरल नंबर में 2 यूज करता हूँ, 2 × 2 4, 3 यूज करता हूँ 6, 4 यूज करता हूँ 8, 5 यूज करता हूँ 10, फिर मेरे पास में 6 यूज करूँगा तो आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, मुझे लिखते जाना है, लिखते जाना है, कितना लिखूँगा मैं। ये तो सेट जो बन गया, ये इनफाइनाइट सेट बन गया, इसमें तो खूब सारे एलिमेंट्स आएगा, मैं कितनी बड़ी टेबल बनाऊंगा। उससे अच्छा है, ज़्यादा बड़ी टेबल बनाने से अच्छा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, ख़त्म। इन दोनों का मीनिंग तो एक ही है, इन दोनों का, इसका भी मीनिंग वही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर्स यूज़ करता हूँ, 1 यूज़ करता हूँ 2 आएगा, 2 यूज़ करता हूँ 4 आएगा, 3 यूज़ करता हूँ 6 आएगा, तो फिर यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म बेस्ट कहाँ रहता है, यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ये इनफाइनाइट सेट बन रहा है, और यहाँ पर आपको इतने से में ही काम हो गया, इतना ही लिखना पड़ा, आगे नहीं लिखना पड़ा। तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, दोनों फॉर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको सिंबल्स के लिए कुछ और बता देता हूँ। सेट्स के लिए कैपिटल एन मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4, ओके, अप टू टिल इनफाइनाइट, ओके। कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, होल नंबर, इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3, ओके। कहीं भी मैथ्स में डब्ल्यू लिखा हुआ आएगा, कैपिटल डब्ल्यू, आप समझ जाएंगे सेट ऑफ होल नंबर, ओके। जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मीनिंग आप समझ रहे हो, 0 1 2 3 इधर भी होंगे और इधर भी -1 -2 -3 अप टू, ओके। ये आपके पास में, इसको आप जेड से रिप्रेजेंट मिलेगा, कहीं आपको कैपिटल आई, इंटीजर कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट इसको किया हुआ मिल जाएगा, कैपिटल आई कैपिटल जेड। इट मीन्स आपके पास में हो गए कौन से नंबर, इंटीजर नंबर हो गए, 0 1 2 3, उधर इधर -1 -2 -3। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए जेड प्लस, तो आप इट मीन्स क्या समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड प्लस, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4, ये स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, वो भी पॉजिटिव। अगर आपको कहीं मिले जेड माइनस, इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3, ओके। 0, अब आप सोचेंगे 0 को हम जेड प्लस में ले या जेड माइनस में ले, किसी भी कैटेगरी में नहीं लेना है। 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, 0 अपने आप में अलग है, ये ना पॉजिटिव में कंसीडर करना है आपको इसको, ना ही नेगेटिव में कंसीडर करना है। जेड प्लस, ये जेड माइनस और ये जेड आपके पास में है, ये आपको लेना है, ओके। अब आपके पास में और नंबर्स हैं, अगर आपके कहीं क्यों आ जाए, क्यों लिखा हुआ है, क्यों मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप क्लास 10th में समझ के आए हैं क्या होता है रेशनल नंबर। आप यहाँ रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यों नॉट मीन्स नॉट रेशनल नंबर, समझ गए आप। ये आपके पास में नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, कहीं कैपिटल आर लिखा हुआ रहेगा, इट मीन्स आप समझेंगे रियल नंबर, इट मीन्स आप क्या समझेंगे, रियल नंबर। कैपिटल आर प्लस लिखा हुआ रहेगा मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, कैपिटल आर यहाँ माइनस,
आप क्या समझेंगे, इट मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर में अब सब आ गए आपके पास में, एग्जांपल 1/4, 1/2, 1, 2, 3, है ना, 5, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2, खूब सारे नंबर आ गए ना। रियल नंबर लेना वो भी पॉजिटिव लेना है, तो रियल नंबर में तो सब आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, है ना, पॉइंट्स के नंबर भी आते हैं, ये नंबर्स भी आते हैं, 1, 2, 3 भी आते हैं। तो रियल नंबर में तो आपको इमेजिनरी छोड़ के रियल नंबर क्या है, क्लास 10th में आपको पता होगा रियल नंबर क्या होता है। यहाँ तो आपको यही सब, आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड तक आपको सबका पता था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। यहाँ क्या देखना इतना, यहाँ पर आपको देखना है रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट रेशनल है, इरेशनल है तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल को कैपिटल R से, पॉजिटिव रियल को R+ से, नेगेटिव रियल को R- से। इन चीज़ों को आपको समझना यहाँ पर है। अब देखिए हम यहाँ पर इतना हो गया, सेट्स में आपको सेट की डेफिनेशन मैंने बता दी। अभी तक क्या क्या बताया, सेट में आपको डेफिनेशन बता दी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मीनिंग बताया फिर मैंने, वेल डिफाइंड मीन्स श्योरिटी, पहले श्योर कर लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो अगर फिक्स है, उनमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं हो, तो वो वेल डिफाइंड है और सेट होगा, है ना। और कहीं चेंज होने की गुंजाइश हो कि कोई एलिमेंट और आ सकता है या हट सकता है, तो वो सेट नहीं होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई। फिर मैंने आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताया, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सब बताया। फिर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन की से 2 टाइप्स बता दिया कि कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मैंने आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म बताया, एक आपको मैंने रोस्टर फॉर्म बताया। दोनों आप समझ में आ गया होगा आपकी। रोस्टर मीन्स होता है टेबुलेट कर दो, आपको टेबल की तरह आप उसको लिख दो, सारे के सारे नंबर्स डायरेक्ट लिख दो। और सेट बिल्डर फॉर्म में थ्योरी यूज में लीजिए, थ्योरी के बिहाफ में आपको उसका एग्जाम्पल देना है। ये आपके 2 टाइप्स हो गए। अब देखिए आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। एक तो सेट में ऑर्डर का कोई मीनिंग है नहीं है, नॉट मीनिंग ऑफ ऑर्डर। आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, मीन्स मैंने AEIOU लिखा ना यहाँ पर, है ना, तो इस AEIOU को अगर मैं ऐसे लिख देता ना, E पहले लिख देता, A बाद में लिख देता, है ना, IOU, चेंज करने का कोई मीनिंग नहीं है ना। ये और ये एक ही बात है, मीन्स नॉट मीनिंग ऑफ ऑर्डर, चेंजिंग इन ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर में चेंज कर देते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई मतलब कोई अलग चीज़ निकल के नहीं आएगी। ये एक ही बात है। मान लीजिए एक सेट कैपिटल A है, ये सेट कैपिटल B है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कैपिटल A = B, दोनों एक ही बात है ना। आप U को पहले लिख देते तो भी वही बात है। तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, क्रम को चेंज कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है ना। अब दूसरी बात, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने अभी कुछ रूल्स बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहली बात आप ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आप सेट में इन एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आप सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट किया हुआ मिल जाता है, AEIOU, ये A फिर से लिख दिया, ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको कोई पूछ ले कि इस कैपिटल A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो आप बताओगे 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन फिर भी आप कितने बताओगे 5, क्योंकि ये A 2 बार लिख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ये फालतू में लिख दिया। आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ही बताएंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेट के अंदर जितने एलिमेंट लिखे हुए रहते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं। अगर उसमें कोई रिपीट किया हुआ आ गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। आप नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 5 ही बताओगे, 6 नहीं बताओगे। इसने फालतू में लिख दिया। एक तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और एक अगर आपके पास में कोई एलिमेंट रिपीट कर दिया तो वो मीनिंगलेस है, उसने बेवजह कर दिया, आपको उसमें काउंट करते टाइम आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको आप छोड़ सकते हो। ओके, ये आपको सेट के अंदर ध्यान रखना है ना। अब आपको सेट में कुछ ऑपरेशंस आपको देखने, ऑपरेशंस इन सेट्स, है ना। सेट में कुछ आपको ऑपरेशंस बताता हूँ इन सेट। देखिए ऑपरेशन में सबसे पहले आपको यूनियन ऑफ सेट्स बताता हूँ मैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, फिर आपको बताऊंगा मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, हम सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे सेट्स में यूनियन कैसे करेंगे। एग्जांपल दे करके मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल ए इक्वल 1 2 3 ए के सेट है मेरे पास में, कैपिटल बी है मेरे पास में 7 9, ए यूनियन बी इक्वल्स 1 2 3 7 9। हमें इनका कोई ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना होता है ए यूनियन बी मीन्स हमें ए के एलिमेंट भी लेने हैं और बी के भी एलिमेंट लेने हैं और दोनों को लेकर के एक न्यू सेट बनाना है। ए के एलिमेंट सारे ले लिए 1 2 3, बी के भी ले लिए, ऐसे ए यूनियन बी करेंगे और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग ऑफ दिस सिंबल यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ए यूनियन बी 1 2 3 7 9, ये ए यूनियन बी हुआ। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ अच्छा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल एम इक्वल 3 7 ले लिया, मैंने कैपिटल एम एक सेट ले लिया 3,7, ओके। अब देखिए अब मुझे कैपिटल ए यूनियन एम करना है तो क्या होगा 1 2 3 फिर 3 7। आपको बताया ना रिपीट करने का कोई मीनिंग इसमें नहीं होता, रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। तो 1 2 3 7 ये ए यूनियन एम आएगा, ओके। हमने एक एलिमेंट को एक बार ले लिया तो फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सेट का यूनियन कैसे करेंगे ये आपके समझ में आया होगा, है ना। अब आपको एक वेन डायग्राम से भी आपको इसको बता देता हूँ। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या है, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हम सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेन डायग्राम है। अकॉर्डिंग टू वेन वी रिप्रेजेंट सेट्स बाय सर्कल एंड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट बाय रेक्टेंगल। देखिए कैसे हम करेंगे। कैपिटल ए इक्वल 1 2 3 मेरे पास में एक सेट है, कैपिटल बी इक्वल 3 4 मेरे पास में एक सेट है। अब मुझे इनका रिप्रेजेंटेशन करना है ना। तो मैं इनका अगर ए यूनियन बी करना चाहूँ तो ए यूनियन बी मेरे पास में क्या आएगा, देखो अभी करते हैं 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि 3 को रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं अब इनका वेन डायग्राम बनाऊँ मैं 1 2 3, देखिए आप ये एक सर्कल है, ये एक अनदर सर्कल ले लेता हूँ मैं, यहाँ 3 ले लेता हूँ 1 है ना 2 4। अब देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। अब आप समझिए, आप 1 2 3 देखिए ए में क्या है, ए सेट में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 ए में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। बी सेट में कौन से एलिमेंट है, देखिए सब आ रहे हैं बी में जो लिखे हुए हैं 3 4 दोनों आ रहे हैं ना। अब ए यूनियन बी में करूँगा तो 1 2 3 4 सारे आ गए। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 टोटल आ गए ना। और यूनिवर्सल में क्या है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल मान लीजिए मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 तक है मेरे पास में, तो 4 तक तो यहाँ यूज़ हो गए, 5 और 6 इन सर्कल के बाहर इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू वेन हम इस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ए के एलिमेंट मैंने ए में लिख दिए, कैपिटल बी के एलिमेंट मैंने बी में लिख दिए। इस 3 को मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया, ये कॉमन एरिया आ गया। ये कौन सा एरिया आ गया, कॉमन एरिया आ गया, जो ए में भी है और जो बी में भी है। और 5 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो ना तो ए में ना बी में, तो इनको इस रेक्टेंगल में यूनिवर्सल में हमने ले लिया है। ऐसे आप इनका रिप्रेजेंटेशन वेन के अकॉर्डिंग सीख लेंगे। अब आपको इंटरसेक्शन सीखना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 1 2 3 4, तो आपको लेना है 3, आंसर इसका होगा 3। ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन में आपको केवल और केवल कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन में आपको कौन सा लेना है, कॉमन 1 2 3, ओके। और ए में कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 3, और बी में कौन से हैं 3 और 4। तो ये कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 3, तो यही आपके पास में इंटरसेक्शन होगा।
तो आप इंटरसेक्शन और यूनियन भी अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना आपको आज बताया है उतना आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आपकी अभी स्टार्टिंग हुई है। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, हर एक फंडामेंटल आपको क्लियर करना होगा, अभी स्टार्टिंग से ही लग जाना है आपको। नोटबुक ले लो, पेन ले लो और लग जाओ आप। अभी मैंने एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट किया है, हम एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम एडवांस लेवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब वही बच्चे मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो 11th-12th में मैथमेटिक्स जिनके रहेगी। ओके, 10th स्टैंडर्ड तक आपके सबके कॉमन मैथमेटिक्स थी, आगे की भी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है आपको रेगुलरली स्टडी करने की और हर एक चीज़ को समझने की। धीरे धीरे आपको समझना स्टार्ट कर देना है और स्टडी करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स।